एक थोड़ी सी तारीफ में कमी रहेगी, इनके बोर्ड्स में 98% नहीं 98.6% थे। ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये महा स्ट्रैटेजी, मास्टर स्ट्रैटेजी थी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप केवीएमसी तक फाइनली पहुंच पाए। अराउंड 30 टाइम्स डाउनलोड किया होगा उसके बाद रात तक कि सेंटर चेंज हुआ है नहीं हुआ है भाई रिस्क नहीं लेने का बात। क्योंकि लिटरली से इट वाज नॉट पॉसिबल टू कम बैक 40 किलोमीटर्स। पॉइंट समथिंग कैसे भूल गए आप? मतलब इट इज 760.02 समथिंग, मतलब एग्जैक्टली यही दैट्स आवर टॉपर साउंड, यही उम्मीद थी आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम अमित है। इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं मैं अपने साथी शुभांशु के साथ, और आज हमारे गेस्ट हैं विहान चौधरी, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से आए हैं। इनकी तारीफ़ में काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे ये 98% लेके आए थे, या और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा तो ये कि ये और इनके जैसे बहुत से लोग CUET का पहला इतना अनसर्टेन एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो ये अब लोग अपने आप को सर्वाइवर्स ऑफ CUET के नाम से ज़्यादा पहचानना या जानना चाहते हैं। तो हम ये इंटरव्यू पूरा ऑर्गेनिक कंडक्ट करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, एग्ज़ाम के दौरान और उसके बाद क्या रहा। पर उससे पहले विहान की तारीफ़ में कुछ शब्द शुभांशु सर बोलेंगे। Thank you, sir. Vihan, on behalf of Team Unimonks, I heartily welcome you to this platform. We really appreciate कि आप इतनी short notice में आप आए यहाँ पर। Friends, Vihan he belongs to Bijnor, as जैसा कि सर ने बताया। एक थोड़ी सी तारीफ में कमी रहेगी, इनके बोर्ड्स में 98% नहीं 98.6% थे। वो इनके माथे की शिकन बता रही थी। अचीवर तो ये शायद हमेशा से ही थे। क्लास 10th में भी स्कूल में इन्होंने टॉप किया, फिर 12th में भी किया। इनफैक्ट 12th में इन्होंने 3 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स भी स्कोर किए। फिर CUET की अगर बात करें तो उसमें इन्होंने 760 मार्क्स स्कोर जो है अचीव किया 800 में से, विच इज़ क्वाइट अ स्कोर। एंड फाइनली राइट नाउ ही इज़ स्टूडेंट ऑफ BA हिस्ट्री ऑनर्स इन किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं, लाखों लोगों का ड्रीम है। तो बिजनौर से आप यहाँ तक आए, कैसे आपको ये स्ट्राइक किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको इस कॉलेज में जाना है, BA हिस्ट्री ऑनर्स करना है? क्या कोई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम सर। सॉरी। सो बेसिकली सर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का रीज़न था क्योंकि सर बेसिकली आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू माई एल्डर ब्रदर। मेरे भैया ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉल साइंस ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन। तो बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट द ग्रेजुएशन, ये साथ में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके, एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। तो एक रीज़न तो ये था, और दूसरा बी ऑनर्स हिस्ट्री स्पेसिफिकली चूज़ करने का मेरा सर इस इंटरेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा था। तो आई वुड लाइक टू एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट ओनली, एंड आई वुड लाइक टू ऑप्ट इन माई फ्यूचर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्यूचर स्टडीज हिस्ट्री ओनली सर। वेरी नाइस टू हियर। आई होप कि आप इसमें से हिस्ट्री में मास्टर्स भी करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करें, और जिस रीज़न से आपने ज्वाइन किया है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ओवरऑल अचीवमेंट्स का, वो आपको भरपूर मात्रा में मिले। आई एम श्योर, क्योंकि हम खुद यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, मैं भी हूँ, अमित सर भी है, एंड वी कुडंट एग्री मोर टू दिस रीज़न कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिस करता है वो ना कि सिर्फ आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस, बट एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस जो आज से आपकी ग्रेजुएशन से शायद आपके लास्ट अचीवमेंट्स तक जाएगा। ठीक है। ऑन दैट नोट, अब मैं सर से कहूँगा कि वो हम अब स्टेजेस में, कि जैसे कि एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, जब पहली बार CUET आया, उसका नोटिफिकेशन, फिर उसके होने के चांसेस, और फिर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि हाँ होगा ही CUET, इन सब में बहुत टाइम लगा, राइट? दिसंबर में स्टार्ट हुई ये प्रक्रिया, और अगस्त में जाकर आपको, अगस्त सितंबर में आपको कॉलेज मिलता है। तो ये बहुत लंबा एक रेस हो गई। तो इसको हम स्टेजेस में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो है प्रिपरेशन के लिए कैसे स्टार्टिंग करी? आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? सर टू बी प्रिसाइज, हमें लास्ट ईयर दिसंबर में पता चला फॉर्मली कि DU अब की बार CUET के स्कोर के बेसिस पर ही लेगा। उससे पहले 2 र्यूमर्स थे, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस थी कि हाँ CUET एक्सेप्ट होने वाला है DU में अब की बार फॉर द मीडियम ऑफ एडमिशन, बट इट वाज नॉट श्योर। तो वी वर फोकसिंग ऑन आवर बोर्ड एग्जाम्स ओनली सर। तो हमारा टर्म 1 था सर दिसंबर में। हमारे टर्म 1 में ही हमें पता चला कि हम CUET कंपलसरी हो गया है DU के एडमिशन के लिए, मतलब ओनली क्राइटेरिया। जब आपको पता चला कि CUET कंपलसरी हो गया है, तो उससे पहले आपका पूरा थॉट रहा होगा
सॉरी मैं माइक ले लेता हूँ। उससे पहले आपका पूरा थॉट रहा होगा कि 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। मार्क्स तो आप शुरू से स्कोर करते आ ही रहे हो, तो आपको लगा होगा कि फोड़ दूंगा, ड्यू में चला जाऊंगा। लेकिन जब ये पता चला कि ओहो अब तो फील्ड बदल गई, अब तो पिच बदल गई, तो पहला रिएक्शन क्या था जब CUT आ गया? ये दिसंबर में आपको पता चला, तो पहला रिएक्शन क्या था? सर बेसिकली जैसे लास्ट ईयर हुआ था, हिंदू का 100% पे कट ऑफ बंद हो गया था, मतलब 4 बेस्ट सब्जेक्ट्स में हमें 100% लाने थे। तो इस रीज़न की वजह से हमें सर चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अपने बोर्ड्स में 100% मार्क्स लाने पे फोकस करना था। तो हम उसी पे कर रहे थे। उस टाइम हम अपना टर्म 1 दे रहे थे, दो सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल बैच। हमारे में ही टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था और चला भी गया वो। तो सर हम अपना टर्म 1 दे रहे थे, तो टर्म 1 के बीच में वो आया। दो इट वाज नॉट कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वी हैड अ बिग आइडिया कि हाँ ये इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो उसके बाद हमने सोचा कोई बात नहीं, लेट्स अपना टर्म 1 फिनिश करते हैं, उसके बाद मूव ऑन करेंगे फिर अपने इसकी प्रिपरेशन पर। और ये पिछले दिसंबर में शायद आपको पहली बार पता चला था कि, एक सेकंड थोड़ा सा आपका हाथ फंस रहा है, ये आपको शायद पिछले दिसंबर में पहली बार पता चला था। उसके बाद फॉर्म कब भरा गया? उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स हो गए होंगे, जो अब शायद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया गया है उसकी इम्पोर्टेंस को कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो CUT के अंडर हैं। तो पहला प्रोसेस क्या था? अगस्त का महीना, ये फॉर्म कब भरा आपने? बिल्कुल सर, अब तो बिल्कुल मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही बची है ना वे 12th के हमारे परसेंटेज मार्क्स। दूसरे सर फॉर्म, एक बार आप अगर जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कितना मिनिमल बचा है, क्या है उसकी importance? मिनिमल सर इन अ वे, अब CUT ने जो अपना क्राइटेरिया रखा है कि एज अ टाई ब्रेकर वो 12th की परसेंटेज को यूज़ करेगा, बट इट्स सॉर्ट ऑफ हाइपोथेटिकल, क्योंकि आप देखिए दे आर गिविंग द स्कोर इन अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। मतलब माई स्कोर वॉज ऑफ 760.02 समथिंग, मतलब अप टू 6 डेसिमल डिजिट्स। तो इस वजह से इतने के बाद ट्राई ब्रेकर के लिटरली नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि 12th के मार्क्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे JEE मेंस का, नीट का, इन सब का होता है, इसी तरीके से CUT का सिर्फ मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही बचता है। दूसरा सर आपका जो क्वेश्चन था कि फॉर्म फिलिंग कब हुई थी, तो सर फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर तो हमारा सर मई में हुआ था, बट उससे पहले वी गॉट सम ऑफिशियल नोटिफिकेशंस इन द मंथ ऑफ मार्च। मतलब मार्च में हमें ये आइडिया हो गया था कि हमारा क्या सिलेबस होने वाला है, विच वॉज ऑल्सो क्वाइट शॉकिंग, और क्या पैटर्न होने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स थे, हम काफ़ी डिलेमा में थे, बट वो धीरे धीरे फेज आउट होते चले गए। आपने सिलेबस की बात करी, तो कोई भी एग्जाम होता है उसमें सिलेबस आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ होती है समझने की, क्योंकि सिलेबस से ही पढ़ना है हमें। तो CUET का सिलेबस जो है वो आपका कितना CBSE बोर्ड के सिलेबस से ओवरलैप कर रहा था? आपको इंश्योरिटी कब मिली और किस तरह आपने इन दोनों के सिलेबस को बैलेंस किया? इस चीज़ पे आप बताएंगे थोड़ा सा ऑडियंस? सर जैसे मैंने भी बताया था, हमारा टर्म 1 में तो सर हमें पता भी नहीं था कि CUET देना है या नहीं देना, वी वर इन अनसर्टेनिटी। तो मार्च में हमें सिलेबस मिल जाता है हमारा। सिलेबस वॉज अ लिटिल बिट शॉकिंग, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि कोरोना की वजह से CBSE ने हमारा 70% सिलेबस कर दिया था। तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 30% था, हमें नहीं पता था CUET उससे भी अपने सिलेबस में रखेगा, प्लस कुछ 11th के टॉपिक्स भी अपने ऐड करेगा उसमें। तो उसकी वजह से इट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, बट हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे स्पेसिफिकली, कि हमें साथ में अपने प्री बोर्ड्स भी देने थे, प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे, और टर्म 2 पे भी फोकस करना था, बिकॉज वी वर इन डिलेमा कि 50% CUET का स्कोर और 50% 12th की परसेंटेज लगेगी, या कंप्लीट 100% CUET का स्कोर लगेगा। तो इस रीज़न से सर एक चीज सुभांशु सर, ये हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो यही है कि 12th की चीज़ें आएंगी, और जो भी आपको यूट्यूब वीडियोस पे जो भी अच्छा बुरा ज्ञान मिलता है उस पर भी बस 12th की बुक्स। पर आप जब भी 11th में पढ़ रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को ऑब्वियसली आप 12th में जब CUET का एग्जाम देंगे तो ध्यान रखिए, पर जब भी 11th में पढ़ रहे हैं तो उन बुक्स को भी ठीक से पढ़िए, क्योंकि विहान के हिसाब से कुछ Yes, sir. कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो वहाँ से उठाए गए थे। For example, sir, in microeconomics, the complete first unit, मतलब which is a quite a large part of the book, तो complete first unit microeconomics में, और physical education की almost complete book, sir, मतलब 11th की all the topics of physical education, similarly in other subjects, sir, as well. सर प्लीज। विहान, आपने सिलेबस के बारे में बताया, अब ये बताइए कि आपने इसको रिसोर्स
कौन से यूज़ करें, कौन से आपके सोर्सेज थे, आपकी बुक लिस्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था सबके लिए। आज भी जो स्टूडेंट्स बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट एक उससे पहले मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, एज यू सेड कि जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स हुए स्कूल में, देन प्रैक्टिकल्स एंड देन मार्च आती है हमारी कंट्री में, भाई होली का त्यौहार है। तो अगर मैं एज्यूम करूँ तो ये टाइम आपके लिए बहुत रशी भी रहा होगा, बहुत कम आपको पर्टिकुलरली टाइम मिला होगा CUET स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए, एम आई राइट? यस सर। ओके, तो आप इस पे बताना चाहेंगे कि कैसे आपने बैलेंस किया? सर हमारा टर्म फर्स्ट एंड हुआ था 27 दिसंबर को, मतलब लास्ट ईयर 27 दिसंबर को हमारा टर्म वन एंड हुआ था। तो उसके बाद वी लिटरली वांटेड टू हैव सम रेस्ट एज वेल, क्योंकि सर उससे पहले टर्म वन के प्रैक्टिकल दिए, टर्म वन दिए, उसके बाद सर हमारे टर्म सेकंड के से पहले टर्म सेकंड के प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स भी आने वाले थे। तो उन प्रैक्टिकल्स के लिए हमें असाइनमेंट्स भी बनाने थे। तो इंडीड सर बहुत रशी टाइम था, तो बहुत कंफ्यूजिंग भी था, बट लिटरली मैनेज करना पड़ा एज वी हैड नो अदर चॉइस। अच्छा सोल्यूशन हो सकता है अगर स्टूडेंट्स अभी से ही जितनी जल्दी हो एटलीस्ट अपनी बेसिक NCERT बेसिक सिलेबस के मल्टीपल रिविजन्स खत्म कर लें। सर बेसिकली अब की बार तो लिटरली ये बैच लकी है, वी वर सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल बैच कि और चॉइसेस नहीं थे, आप जैसे टीचर्स हैं सर गाइड करने के लिए उनको, बट अनलकी अस, मतलब नॉट सॉर्ट ऑफ अनलकी बट इन अ वे कि वी डिड नॉट हैड द प्रॉपर गाइडेंस। So there was sort of lack of guidance. I got guidance from my brother only. Thanks to him, I am sitting in Kironimal College right now. तो सर बेसिकली नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि सोर्सेज क्या थे सर। तो सर मेजरली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए मैंने यूज़ की थी NCERTs। हाँ लिटरली NCERTs वुड सफाइस, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर कर देंगी, बट टू टॉप इट यू वुड नीड सम मॉक टेस्ट, सम क्वेश्चन बैंक्स। और फॉर एग्जांपल सर इकोनॉमिक्स में मैं सोलिली NCERTs पर रिलाई नहीं कर रहा था, NCERTs के साथ साथ लाइक VK जैन और सम अदर बुक्स। तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, इंडियन इकोनॉमिक के लिए और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अदर बुक्स भी रेफर करी थी टू क्लियर माई कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से सर फिजिकल एजुकेशन भी मैंने दिया था, तो उसमें मैंने सर सरस्वती की बुक्स भी यूज़ करी थी, मतलब डिफरेंट बुक्स है सर, सो दैट क्योंकि सर उसमें NCERT नहीं आती। But if I summarize for history and for for history and for political science particularly, you relied totally on NCERT if I'm not wrong, right? Yes For sir. at least the basic For history, preparation. political science and मतलब about 80% of fine arts I completely relied on NCERTs only Was sir. that a good decision? नहीं सर, इट वॉज इंडीड अ गुड डिसीजन बिकॉज दोज स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने भी और साइड्स में जाके और बुक्स साइड बुक्स में जाके अपना टाइम वेस्ट किया, वो लिटरली सफ़र करे एट द टाइम ऑफ CVT। एक आपने भी एक बात बोली कि सर ने जब पूछा गाइडेंस कि गाइडेंस आपको कहाँ से मिली, तो आपने 3 चीज़ बोली, NCERT, आपके टीचर्स सर जैसे, और आपके भैया। पर इसमें मैंने कहीं वो नाम नहीं सुना जो पूरा हज़ारों लाखों बच्चे जिनसे गाइडेंस यूट्यूब पे ले रहे थे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर क्या आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहा, हाँ या ना? सर टू बी फ्रैंक हमारा मतलब टू बी प्रिसाइज ना, बट ना क्यों सर? ज़्यादा ज़रूरी। हाँ सर, लाइक फॉर एग्जाम्पल CVT ने मॉक टेस्ट निकाले थे, मतलब अपनी साइट पे अपलोड करे थे मॉक टेस्ट, ताकि हमें प्रोसीजर समझ आ सके कि क्या प्रोसीजर है। अब उन मॉक टेस्ट की CVT ने आंसर की नहीं दी थी, उस आंसर की को देखने के लिए इनफैक्ट हम गए यूट्यूब पर, मतलब अगर हम अपना सोलिली सेल्फ स्टडी पे भी रिलाई करके मिनिमल यूट्यूब का यूज़ करके जा रहे थे और उन पे, तो लिटरली सर आई वॉन्ट मेंशन द नेम एज यू सेड, तो उन हम वेबसाइट्स पे गए, उन्होंने लिटरली मतलब बेसिक क्वेश्चंस के भी आंसर्स गलत दे रखे थे, तो उन पे रिलाई करने का सर कोई मीन बचा ही नहीं था। तो हमारे पास ना कोई मॉक टेस्ट का सोर्स था, ना कोई ऑनलाइन गाइडेंस, मतलब ऑनलाइन टीचर कोई से जिन्हें हम रेफर कर सकें। But luckily now you have Unimonk, so you can quite They are relate. lucky now, the audience. Yep. So as you said मॉक्स की आपने बात करी, तो मॉक्स कितना, क्योंकि मैं भी ये चीज़ कई बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सिर्फ NCERT पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह आप पढ़ रहे हो, किस तरह आप उसका जस्ट निकाल रहे हो। और बच्चों कभी भी हम जब पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। वही NCERT जब आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं तो शायद एक डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, और सेम NCERT जब आप CUET के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए, राइट। एंड मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी प्रिपरेशन ये होगी कि आप मॉक्स प्रैक्टिस ही ना करो। तो आई गेस NCERT और उसके बाद मॉक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो किस तरह के मॉक्स पे आपने रिलाई करा? जो CUET के अपना मॉक था वो तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट रिलायबल मॉक, उससे तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट थिंग इज आई थिंक वो बहुत लेट आया था। Yes, तो sir. आपने अपनी पर्सनल प्रिपरेशन में जो है कौन से मॉक्स यूज़ करें, या आप बताना चाहेंगे इस पर? सर पर्सनल प्रिपरेशन हमारी स्टार्टिंग से ही सर, क्योंकि CUET ओरिएंटेड ना होकर CBSE ओरिएंटेड चल रही थी,
अनफॉर्चुनेटली हमें लेट पता चला था ऑफ कोर्स सीयूईटी का, एज आई मेंशन अर्लियर। तो सर सीयूईटी की प्रेफरेंस, सॉरी सीयूईटी की स्टडी के लिए हमने बेसिकली टर्म 1 जैसे स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन। तो टर्म 1 हमारा एमसीक्यू बेस्ड था सर। Right. तो उसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक्स लिए थे। हम एनसीईआरटीज को उस तरीके से पढ़ते थे, मतलब हर फैक्ट की ऑब्जेक्टिवली किस तरीके से आ सकता है ये। तो टर्म 2 में हमें पढ़ते हुए इस बात का भी ध्यान रखना था कि हम टर्म 2 में से सब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, बट इसमें से सीयूईटी कल को हमें ऑब्जेक्टिव भी देना है। और सर रही बात मॉक टेस्ट की, तो सर रिलायबल सोर्सेज की कमी की वजह से मैंने क्वेश्चन बैंक्स रेफर करे थे, क्योंकि सर और कोई चॉइस ही नहीं थी। और मॉक टेस्ट मैंने सीयूईटी का बहुत अच्छे से दिया था, जिसमें से क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे एग्जाम में। सो ये जो आपने सीयूईटी का मॉक टेस्ट दिया था, इसने कितना ये सिमिलर रहा आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन से, जो दी डे पे आप एग्जामिनेशन देने गए, और क्या क्या चीज़ें थी जो अलग थी? क्या कोई इंटरफेस में दिक्कत थी, क्या कोई ग्लिच था? क्योंकि मैंने आपके मुंह से पहले सुना है एक बार। यस सर। सर तो पेपर का पैटर्न सेम था ऑफ कोर्स, जैसा मॉक टेस्ट में आया था, और टाइम कंजम्पशन भी उतना ही हुआ था। मतलब जितना हमने घर पे 45 मिनट्स में करके देखा था पर सब्जेक्ट, तो उतना ही बैठ रहा था टाइम तो। बट इंटरफेस वॉज ड्रास्टिकली डिफरेंट। मतलब लैपटॉप पे जब हमने करके देखा था, जो उन्होंने मॉक टेस्ट का इंटरफेस दिया था सीयूईटी ने, इट वाज क्वाइट स्मूथ। इंटरफेस एज इन जो यूजर है, जो कैंडिडेट है, वो किस तरह एग्जाम अटेम्प्ट कर पा रहा है, जो हाँ, ईज ऑफ बेसिकली, लाइक सर सेलेक्टिंग क्वेश्चंस हाँ, और तो जो फ्लैगिंग क्वेश्चंस विद ओके इन योर डाउट। यूजर इंटरफेस, राइट? सर। ओके। तो यूजर इंटरफेस बहुत इजी था। बट जब हम सेंटर पहुंचे थे सीयूईटी के, जब हमने सेंटर पे अपना एग्जाम स्टार्ट किया, लाइक मैंने सबसे पहले पॉल साइंस का स्टार्ट किया था अपना स्लॉट 1 में, तो लिटरली अराउंड आई वेस्टेड माय 4 to 5 प्रीशियस मिनट्स इन अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर इंटरफेस, क्योंकि सर काफ़ी कंफ्यूजिंग इंटरफेस था, जूम इन जूम आउट, वो कंप्यूटर्स भी लैग कर रहे थे। तो इस वजह से सर इंटरफेस के डिफरेंस की वजह से थोड़ा फेस करना पड़ा था। ओके, बट वैसे हमारा तो ये एनटीए और हम सजेशन तो नहीं, बट एक रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स ने जो भी दिक्कतें पिछली बार फेस की हैं, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इररिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो सब कुछ ही पूरा मैराथन चला रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं वो करें, बट अपना पर्पस हमेशा ये रखें कि उससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, फिर चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों या एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज़ हो देश की। लेकिन इसके अलावा भी हमने बहुत चीज़ें सुनी कि स्टूडेंट्स जब सेंटर पे गए तो उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये कितना सच है और कैसी थी वो दिक्कतें? सर फॉर इंस्टेंस, अब जब फर्स्ट स्लॉट 1 के लिए हमारे गए थे, एज सर जो भी ऑडियंस देख रहे होंगे ना, पता होना चाहिए स्लॉट 1 स्लॉट 2 2 स्लॉट होते हैं। तो सर स्लॉट 1 के जब हम फर्स्ट पेपर के लिए अपने गए थे, मतलब स्लॉट 1 के पेपर के लिए जब हम गए थे एग्जाम के लिए अपने, तो सर आई शुड नॉट से दिस, बट टीचर्स वर क्वाइट इनकंसिडरेट इन द सेंस सर, टीचर्स हमें कंप्यूटर में गाइड नहीं कर रहे थे कि किस तरीके से हम लॉग इन करें, किस तरीके से हम अपना पेपर स्टार्ट करें, क्या टाइमिंग रहनी है। प्लस सर टीचर्स अपने पर्सनल टॉक्स में भी लगे हुए थे, मतलब उनके पर्सनल डिस्कशन चल रहे थे, साइलेंस नहीं था हॉल में, तो एनटीए कंडक्ट करा रहा था, बट स्टिल वी हैड नो अदर ऑप्शन कि अब उस टाइम तो हम वॉइस भी रेज नहीं कर सकते थे अपनी, क्योंकि सर क्या फ़ायदा होता, हम अपना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत यूज टू होना पड़ेगा उनकी अटेंशन स्ट्रॉन्ग करने को। अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स, उनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये तो होना ही पड़ेगा। आई थिंक प्रिपरेशन में ये हमें डालना भी पड़ेगा। सारे व्यूअर्स को मैं एडवाइस करूँगा कि आपका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि और इनका ये है कि शायद आप ये भी कह रहे हो कि एग्जामिनेशन हॉल में भी जब आप एग्जाम दे रहे थे तो वहाँ पे टीचर्स जो थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव नहीं थे, वहाँ उनका Yes, कुछ sir. कुछ आप शायद अभी यह एक आध अपवाद हो सकता है कि इनके सेंटर पे रहो, हम सारे टीचर्स को ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बट हाँ इनके सेंटर पे ऐसे हुआ तो टीचर लोग प्लीज गाइस, हम लोग टीचर्स हैं और दिस इज ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द करियर ऑफ स्टूडेंट। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है वहाँ पर एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छा टीचर का बिहेवियर। तो अगर कोई भी ऐसा व्यूअर है तो आई एंड इनफैक्ट वी ऑल रिक्वेस्ट यू टू लाइक बी कंसिडरेट इनफ। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे क्या? हाँ, और उसके अलावा ग्लिचेस और ये सब का क्या मामला है कि आपको जाके वापस आना पड़ा? क्योंकि एक ये भी हुआ था कि स्टूडेंट्स गए सेंटर पे फिर वापस आ गए Yes, 10-15 दिन, तो वो पूरा सिनेरियो क्या रहता था कि डिप्रेशन हो जाता था या बुरा लगता था या लगता था कि अच्छा हुआ 10 दिन और मिले? क्या आपके पर्सनल वो क्या थे? टू बी प्रिसाइज सर, ये जो इनकंसिडरेट बिहेवियर वाली कंप्लेंट हमने करी थी सब सेंटर पे, तो हाँ, दो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट, मतलब सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अगले स्लॉट में थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हुई थी। नाउ आई एक्सपेक्ट कि अब की बार और ज़्यादा इंप्रूव करेगा ही एनटी ऑफ कोर्स। तो दूसरे सर आपके क्वेश्चन पे कि सर
would you क्वेश्चन भूल गए विहान 98.6 नेशनल डिबेटर। क्वेश्चन ये था कि जो टीचर्स मतलब जो सेंटर्स पे आप गए थे तो वहां से जो वापस आना पड़ जा रहा था वो उसमें कैसा एक्सपीरियंस है? पॉइंट सर। सर बेसिकली ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी और सॉर्ट ऑफ मेरे साथ भी हुई थी। आई विल एक्सप्लेन कैसे। तो सर मेरे फ्रेंड का एग्जाम था मुझसे एक दिन पहले, स्लॉट सेकंड का। तो वो अपने एग्जाम सेंटर पे गया, सब कुछ स्मूथ। बता दो वरना कहीं बुरा ना मान जाए। सर द नेम ऑफ द पर्सन वाज सुवंश अग्रवाल, माय बेस्ट फ्रेंड। तो सर वो अपना एग्जाम देने गया सेंटर पे बिल्कुल स्मूथली, उनका एंट्री हो गया, सब कुछ हो गया। बट जब जैसे ही उनका टाइम हुआ पेपर स्टार्ट होने का, उन्होंने पेपर स्टार्ट किया, स्क्रीन पर टाइमर स्टार्ट हो गया बट क्वेश्चंस विजिबल नहीं थे। क्वेश्चंस विजिबल नहीं थे। इट वाज अ मतलब दे वर इन अ सिचुएशन ऑफ ब्रेकडाउन सर। बट सर फिर टीचर्स ने उनका लॉग आउट कराया, दोबारा लॉग इन कराया, मतलब टोटल 4 to 5 टाइम्स उन्होंने कराया डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, बट इट डिडंट वर्क। तो उन्होंने 3 to 4 आवर्स उसे बिठा के, उन्हें सबको बिठा के रखा। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया उन्हें ये कह के कि यू विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन न्यू डेट। हाँ, तो लिटरली सर इट वाज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ स्टूडेंट। इतनी नर्वसनेस रहती है एग्जाम से पहले, फिर सोचते हैं कि एग्जाम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, बट फिर 10 to 12 डेज के लिए वही नर्वसनेस सस्टेन करना, वही हेडेक। तो इट वाज सर क्वाइट एन हेडेक फॉर विहान, यू सेड अबाउट स्लॉट, राइट? तो आप जब हम आगे बढ़ते हैं प्रक्रिया में, तो जब आपने फॉर्म वगैरह फिल करा होगा, आई थिंक ये तभी स्लॉट का आपको भरना होता है। तो आप पहले तो हमें ये बताइए स्लॉट से पहले कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करे थे CUET के लिए? सर मैंने CUET में स्लॉट 1 और स्लॉट सेकंड में रिस्पेक्टिवली, स्लॉट 1 में सर इंग्लिश लैंग्वेज, देन देयर वाज अ चॉइस कि हम सिर्फ 2 ही डोमेन स्पेसिफिक चूज कर सकते हैं। तो मैं 2 डोमेन स्पेसिफिक अपने स्लॉट 1 में इंग्लिश के साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रखे थे स्लॉट 1 में। जनरल टेस्ट मैंने नहीं दिया था क्योंकि सर मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना था और उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं वो आप बताइए। न्यूमेरिकल एबिलिटी सर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। सर अपने इतने सारी चीज़ों के साथ उसका बर्डन मेरे पे ऐड ऑन हो जाता, इसलिए जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैं उस साइड गया नहीं। तो ये एक स्लॉट में आपने ये जो एग्जाम्स बताएं, जो सब्जेक्ट्स बताएं, ये कैसे हुए थे? बैक टू बैक हुए थे? ये आप थोड़ा सा बताएंगे ड्यूरेशन के साथ? इट वॉज सर फीजिबल, 45 मिनट्स का था। हमारे कंप्यूटर में बस ऑप्शन था इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस। मैं स्विच कर सकता था फर्स्ट किससे स्टार्ट करना है, बीच में स्विच नहीं कर सकता था। एक बार कंप्लीट होने के बाद आप चेंज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली मैंने सबसे पहले पॉल साइंस का किया था, फिर इंग्लिश, फिर हिस्ट्री, ताकि सर स्ट्रेस ना हो। कोई स्पेसिफिक रीजन एक सब्जेक्ट को पहले चूज करने का? क्या कोई स्ट्रेटजी का पार्ट था कि जो आपका सबसे फेवरेट हो या जिसकी तैयारी सबसे स्ट्रांग हो, ऐसा क्या वत्सल भैया ने बताया था? यस सर, माय ब्रदर गाइडेड मी ऑफ कोर्स सर। तो भैया ने जैसे सजेस्ट किया था और मैंने भी खुद भी अपना इंटरप्रिटेशन से कि किस तरीके से बेस्ट रहेगा करना। तो सबसे पहले मैंने पॉल साइंस इसलिए रखा, पॉल साइंस में सर थोड़ा रीजनिंग बेस्ड था हमारा पेपर। तो पॉल साइंस में रीजनिंग बेस्ड करूँगा, सबसे पहला स्लॉट होगा, सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। मतलब रिस्क टेकिंग सिनेरियो था वहाँ पे, रिस्क ले सकते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। उसके बाद सेकंड इंग्लिश इसलिए रखा, उस इंग्लिश तक मैं इंटरफेस जान जाऊँगा पॉल साइंस का देखे, इंटरफेस जान जाऊँगा, इंग्लिश में किस तरीके से करना है इजीली आराम से मेरा हो पाएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग और इंग्लिश के मार्क्स लगने कंपलसरी थे इस रीज़न से। फिर उसके बाद हिस्ट्री का दिया था। हिस्ट्री मतलब मेमोरी बेसिस पे वर्क करता है, तो फैक्चुअल, हाँ, तो आई वॉज क्वाइट गुड एट। तो एग्जॉस्ट होने के बाद भी, मतलब 45 + 45 1 hour 30 मिनट्स के बाद भी हिस्ट्री का मैं इजीली स्मूथली कर पाया पेपर। मतलब अराउंड आई हैड 10 to 12 मिनट्स ऑफ बफर इन दैट पेपर। ये ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये महा स्ट्रैटेजी, मास्टर स्ट्रैटेजी थी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप KVMC तक फाइनली पहुंच पाए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। व्हाट अबाउट स्लॉट 2 विहान? सर इन स्लॉट 2 आई हैड हिंदी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स। मतलब फाइन आर्ट्स इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो सर आई हैड दीज इन स्लॉट 2। एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म आई डिडंट नो कि सर हिंदी मेरे में नहीं लग सकती। वो क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ CUET बाद में आया था कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया, मतलब इट वाज क्वाइट मेस्ड अप सर। तो हिंदी में दिया था बट वो लग नहीं सकती थी। लाइक जिन्होंने 12th में हिंदी ले रखी है उनके पास चॉइस है हिंदी इंग्लिश में से किसी का भी। आई थिंक ये तो आपके वैसे भी CUET में लागू होता है कि डोमेन सब्जेक्ट्स आप वही ले सकते हैं एंड लैंग्वेज जो आपके पास 12th में है। यस सर, एग्जैक्टली। तो स्लॉट 2 में हिंदी के अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स थे? सर हिंदी के अलावा इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड सर फाइन आर्ट्स। वेरी नाइस। तो ये पढ़ने का इतना शौक था कि मतलब 98 का स्कोर आपको 100 चाहिए था। 98.6 इसको 100 करना था, CUET में फुल मार्क्स लाने थे। क्या क्या था, इतने सब्जेक्ट्स क्यों?
विहान? सर सीयूईटी में टोटल लिमिट होती है 9 सब्जेक्ट्स की, मतलब हमारे टेन्योर में तो 9 सब्जेक्ट्स की लिमिट थी। अब Highest जितना ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज हो रहा है आई डोंट नो, तो हाईएस्ट 9 सब्जेक्ट्स की लिमिट थी, तो इंक्लूडिंग द लैंग्वेज एंड इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट सर, 4 इन स्लॉट 1 एंड 5 इन स्लॉट 2 रिस्पेक्टिवली। तो सर मैंने अपने स्लॉट 1 में 3 रखे थे और स्लॉट 2 में 4 रखे थे। तो सर उसके बाद स्लॉट 2 में मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स करा था। आपने स्लॉट 1 में 3 रखे थे और स्लॉट 2 में 4, यानी कि टोटल 7 एग्जाम्स आपने दिए थे। यस सर। ओके। तो सर इन्हें ज़्यादा को देने का रीज़न ये था कि ये नहीं आइडिया था कि मतलब पेपर कितना अनप्रिडिक्टेबल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सर जैसे कहा था कि एनसीईआरटीज़ पर रिलाई करो, फिजिकल एजुकेशन के लिए हम एनसीईआरटी में नहीं रिलाई कर सकते कि फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी बनी नहीं है। इकोनॉमिक्स में सर मैं ऑल्दो एनसीईआरटीज़ आर गुड इनफ, दे एनहेंस आवर नॉलेज अ लॉट, बट सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो सकते सर खाली एनसीईआरटी से, तो साइड बुक्स भी चाहिए। तो इसलिए पेपर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को सोचते हुए एक्स्ट्रा बफर सब्जेक्ट्स रखे थे कि अगर एक का स्कोर बिगड़ जाए तो दूसरा उसे रिप्लेस कर सके। इस रीज़न से सर मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे स्लॉट थे। बी में। हाँ सर, स्लॉट 1 और 2 में दोनों अच्छा में सर। विहान, आपका ये स्लॉट 1 और स्लॉट ए और बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, कितना हो सकता है, और इस बीच ये जो 2 स्लॉट्स के बीच का टाइम का डिफरेंस था, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके स्कोर में? सर एट द टाइम ऑफ आवर सीयूईटी, मतलब जब हमारा हुआ था तो कम्प्लीटली सीयूईटी का मतलब एनटीए का डिस्क्रिप्शन था कि कब कौन सा स्लॉट रखा जाएगा। देयर कुड बी मतलब चांसेस थी कि सेम डे पे भी स्लॉट 1 स्लॉट 2 हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। जो सीयूईटी की पर्टिकुलर डेट्स थी लाइक 6, 17, 18 अगस्त, तो 17 अगस्त को स्लॉट 1 और 18 अगस्त को स्लॉट 2 कैसे भी हो सकता था। बट अराउंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त आई गॉट टू नो, मतलब 9 days प्रायर टू माई एग्जाम, कि मेरा एग्जाम है 7 to 9 days प्रायर कि मेरा एग्जाम है स्लॉट 1 का 18 to 19 को। तो सर मैंने उसमें अपनी अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी रखी कि किस तरीके से अब इतने कम टाइम में अपना सिलेबस कवर करना है। और इस स्ट्रेटजी तो आप अच्छी बनाते ही हैं। थैंक यू सर। नहीं सर। हाँ, तो एक चीज़ है ये जो आपने बोला कि 7 सब्जेक्ट्स दिए, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मार्क्स आते हैं 800 में से, और मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स अभी प्री बोर्ड फिर बोर्ड उसके बाद कहीं ख्याल आएगा सीयूईटी का, बट मतलब हम लोग थोड़े ऐसा नेग्लिजेंस में हैं, कुछ टीचर्स भी, कुछ हद तक स्टूडेंट्स भी, कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और सिर्फ यही है विच अल्टीमेटली मैटर्स। तो ये जो 800 नंबर आपके आए 800 में से 760 point something। 760 पॉइंट समथिंग कैसे भूल गए आप? हाँ, मतलब it is 760.02 something, मतलब एग्जैक्टली यही दैट्स आवर टॉपर साउंड, यही उम्मीद थी आपसे। खैर, तो ये 800 नंबर का क्या है कि 7 सब्जेक्ट्स जो होते हैं, तो आप अगर हमारे व्यूअर्स को बता सकें ये 800 मार्क्स कैसे बनते हैं, इसमें से बेस्ट। टू बी प्रिसाइज ये नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉर्मलाइज और वो तो ड्रास्टिक डिबेट है, सब जानते ही हैं। नॉर्मलाइज स्कोर और प्रीवियस के स्कोर ऊपर आए आई थिंक हमारे अमित सर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ये खुद में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अलग से हम इसको इंक्लूड करेंगे एक वीडियो में। एनीवेज आगे बताइए। हाँ, तो नॉर्मलाइज स्कोर में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक लैंग्वेज कंपलसरी होता है, जिसके पास अगर इंग्लिश था, इंग्लिश उसके पास होती है कंपलसरी। तो मेरा इंग्लिश लगा था 200 में से मेरा सिंगल क्वेश्चन गलत था। नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा चेंज हुआ था स्कोर, तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन स्पेसिफिक। अब डोमेन स्पेसिफिक में ये कैटेगरी होती है कि 2 डोमेन स्पेसिफिक मस्ट बी फ्रॉम लिस्ट ए एंड 1 डोमेन स्पेसिफिक मस्ट बी फ्रॉम लिस्ट बी। लाइक फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिसी और इकोनॉमिक्स फ्रॉम लिस्ट ए, ये लग जाएंगे 2 डोमेन स्पेसिफिक। और एक डोमेन स्पेसिफिक जो हमारे जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में, जो लिस्ट बी में दे रखे हैं, पीएचई, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई सिंगल ओनली। तो इन 3 का प्लस इंग्लिश का, इन 4 का बेस्ट टोटल जो हमारा बनेगा, जो ऑटोमेटिकली सीयूईटी का स्कोर कार्ड में खुद ही जनरेट होकर आ जाता है, वो मेरा 760 बैठा। दैट्स 200 क्वाइट। नंबर का हर पेपर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे। फिर विहान आपने एलिजिबिलिटी की बात करी, बट एलिजिबिलिटी तो जैसे हर कॉलेज की अपनी रिस्पेक्टिव है। आपके टाइम पे ये थी, इट माइट चेंज दिस ईयर, ऑल्दो बाय एंड लार्ज नहीं चेंज होनी चाहिए, बट स्टिल एलिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होना है। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि विहान वॉज श्योर अबाउट हिज यूनिवर्सिटी ए एंड हिज कोर्स बी, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ थी, तो इसलिए इसको पता था। बट जब हम और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो थोड़े से मतलब दे आर ओपन टू अदर कोर्सेज एज वेल, उनका ये है कि बीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बीए हिस्ट्री ऑनर्स भी कर सकते हैं, तो उस केस में सबकी एलिजिबिलिटी जानना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। एनीवेज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द डी डे,
जो फाइनल आपकी रणभूमि का क्षेत्र था जब आप उसमें घुसे, आपने थोड़ा तो हमें बता दिया, बट व्हाट वाज योर प्लानिंग या क्या था, मतलब कैसे थे वो, आप 2 दिन एक बार जरा शॉर्ट में बताएंगे हमें? टू बी प्रिसाइज, No, you can't be precise for that day. नहीं, I want to say that we सुबह had उठ के 2 आपने- D-days, Okay. not an individual one. Yes, okay. Like we had to Like give talking boards twice in the single session. Similarly, we had to face CUET twice. Okay. The वैसे slots मतलब जितना मैं respectively. इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आप सेंटर के बाहर हैं, खड़े हुए और पन्ने पलट रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा था क्या वहाँ पर? हाँ और तो सुबह जाते हुए दही खाई थी, मम्मी ने खिलाई थी। हाँ, मतलब प्रसाद खाया था, अच्छा। टू बी प्रिसाइज। बट बेसिकली हुआ क्या था, स्लॉट 1 का पेपर था 40 किलोमीटर में, दोनों ही मेरा सेंटर 40 किलोमीटर था घर से। पापा ड्राइव करके लेके गए थे, मेरा फ्रेंड मेरे साथ था टू चीयर अप माई मूड, उसका भी सेम सेंटर था। तो वो बेसिकली friend खुद एक कैंडिडेट था और वो आपके लिए वो Indeed, cheer up sir. करने के लिए था। हाँ, बट सर बेस्ट फ्रेंड ना सर, तो वही ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला सिनेरियो। हाँ तो सर सर ये एक सीखने की चीज है कि कितना पॉजिटिव रहना है आपको प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि प्रिपरेशन तो करनी ही है, तो अगर आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट होके जॉयफुल होके करते हो तो वो थोड़ा मजेदार हो जाती है, राइट? प्लस बेसिकली सर सपोर्टिव पेरेंट्स और ब्रदर सर इतने अच्छे गाइडेंस वाले ब्रदर की वजह से, तो पेपर से पहले नर्वसनेस काम डाउन भैया कर ही देते हैं। तो आराम से रिलैक्स होके सुबह गया, पापा ड्राइव करके लेके गए सेंटर पे भैया ने कहा था, मतलब खुद भी टाइम से पहले पहुंच गए थे। टाइम से पहले पहुंचने की वजह से सेंटर पे कंफर्टेबल हो गए, थोड़ा उधर बहुत एटमॉस्फेयर देखा कैसा है, सामने मंदिर था, टू गेट पॉजिटिव वाइब्स, मंदिर भी चले गए, तो स्मूथली हो गया था सर सब कुछ। फिर स्लॉट 2 में सर, मतलब सेकंड डी-डे में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि एक बार स्लॉट 1 ऑलरेडी दे चुके थे। स्लॉट 2 की 40 किलोमीटर दूर था। स्लॉट 2 की सर अपनी अलग टेंशन हुई थी, वो इफ़ यू वांट आई कैन शेयर। स्लॉट 2 से सर पहले काफ़ी बच्चों के मैसेज नोटिफिकेशन आने लगा था कि योर सेंटर इज चेंज्ड। आपका भी हुआ था? हाँ सर, मैसेज आया था कि योर सेंटर इज चेंज्ड। मैंने एडमिट कार्ड अपना लिटरली अराउंड 30 टाइम्स डाउनलोड किया होगा उसके बाद रात तक, कि सेंटर चेंज हुआ है नहीं हुआ है, भाई रिस्क नहीं लेने का बात। क्योंकि लिटरली सर इट वाज नॉट पॉसिबल टू कम बैक 40 किलोमीटर्स, बिकॉज अगर सेंटर चेंज होता तो 40 to 50 किलोमीटर दोबारा ट्रेवल करना पड़ता, तो टाइम पे नहीं आ पाते सर। तो इस वजह से बार बार चेक करना पड़ता, तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा हेक्टिक रहा था, हेडेक रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे सर सब सही हो गया। अंत भला तो सब भला, इंडीड सर। राइट? एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आप वैसे तो आपने डर के आगे जीत है, उसको आपने प्रूव कर दिया है, बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगा कि सीयूईटी की जो प्रिपरेशन थी उसमें जो बिगेस्ट फियर था आपका, कोई एक जो सबसे बड़ा डर हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी डरे होंगे, एक अंदर से आपका डर, बिसाइड्स बीइंग द टॉपर, बिसाइड्स हैविंग दैट नॉलेज बेस, वो क्या था? सर बिसाइड्स बीइंग द टॉपर वाज कि पेपर के टाइम पे कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्लिच ना हो जाए कि सभी एब्रप्टली एंड हो जाए, क्योंकि बेसिकली सर बहुत स्टूडेंट्स से ग्लिचेस हो रहे थे, कंटिन्यूसली ग्लिचेस हो रहे थे। किसी का सेंटर पे इशू हो रहा था कि सेंटर चेंज हो गया लास्ट मोमेंट पे, तो सीयूईटी मतलब पर्टिकुलर इनकन्वीनियंस सर जो उसमें हो रही थी, कि इस तरीके का कुछ ना हो जाए कि एब्रप्टली हमारा पूरा वही ईयर वेस्ट हो जाए सीयूईटी का। अमित सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह के जो ग्लिच थे, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये पहला था और पहली गलती तो मिस्टेक होती है, उसे माफ करी जानी चाहिए, तो क्या आपका अनुमान है कि आगे से ये सीयूईटी के जो बच्चे हैं उनको देखने को मिलेंगे इस तरह के ग्लिचेस? अगर देखने को मिलेंगे तो क्या ये केसेस कम होंगे या क्या कहना मुश्किल है? आपका क्या अनुमान है? कोई भी चीज़ जब पहली बार शुरू की जाती है, चाहे वो कुछ भी हो, डिमोनेटाइजेशन हमारे देश में किया गया था, तो रूल आने के बाद वो 50 बार बदला गया था, तो अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पहली बार के साथ हम सभी को होना पड़ता है। बट विहान अभी एक बात बोल रहे थे, मैंने उसमें नोट किया, उन्होंने 4 बार 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब ऐसे ग्लिचेस के बाद जब किसी इंसान को 40 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ेगा कि पेपर देने गया, नहीं दे पाया, हम एक तरफ कंप्यूटर सीयूईटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे स्टूडेंट्स और जो चीज़ें अगर हम डिजिटली करना चाह रहे हैं तो वो एफिशिएंट हो, कन्वीनियंट हो। और आई एम श्योर कि पहली बार की गलतियों के साथ, जैसे आपके टीचर्स अपने सेंटर हॉल में शांत हो गए थे या बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट स्लॉट से सेकंड स्लॉट में बेहतर हो गई थी, वैसे फर्स्ट सीयूईटी के बाद भी एनटीए सेकंड सीयूईटी में चीज़ों को बेहतर करेगा। और जो लोग चैनल पे, यूट्यूब पे या ऐसे सोशल मीडिया उस पर गाइडेंस दे रहे हैं, वो लोग भी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे कि स्टूडेंट्स का उतना निराश होने की जरूरत है नहीं, आपका यही कहना है, राइट? उतना नहीं। जी,
थैंक यू। फिलहाल तो जो रहा सो रहा, अच्छा, बीत गई सो बात गई। जी, पेपर की बात करें तो जैसे आपने कहा सीक्वेंस आपका प्री डिसाइडेड था कि जैसे आपको पता था, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन था कि उस स्लॉट 1 में ये 3 एग्जाम होने हैं। जब आप गए, आपने स्क्रीन खोली तो वो तीनों एक साथ आ गए। तो ये जो प्री डिसीजन था कि आपको पहले ये करना है, क्या ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए? आपका क्या मानना है सर? हाँ सर, बिल्कुल 100% हर स्टूडेंट को करना चाहिए। मैंने अपने ब्रदर के साथ बैठ के डिस्कस किया था, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था कि हमें पहले कौन सा करना भैया चाहिए। के साथ मुझे भी बैठना है थोड़ी देर, ये मतलब भैया प्लीज। नहीं, लिटरली द होल ग्रेड गोज टू हिम ओनली। तो ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेरी नाइस, वेरी। तो सर उस एंड आई थिंक एट द सेम टाइम ये इनका भी अपना विजडम है कि किस पे रिलाई किया। एक मेंटर, सही मेंटर को पहचानना ये खुद एक बड़ी बात होती है। जैसे पांडव थे तो उन्होंने एक अच्छा मेंटर कृष्ण जी को चूज किया, वेयर एज कौरवा थे जिन्होंने जो शकुनी को चूज किया। तो बाकी की आपको पता ही है। तो आप अपना मेंटर एक रिलायबल चूज करें जो आपको सही रास्ते तक ले जाए। एनीवेज, हाँ तो सर एब्रप्टली सीक्वेंस डिसाइड करना सर वुड बी लिटरली नॉनसेंस कि आप मतलब जितना आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो उतना आप 100% लेवल पे नहीं कर पाओगे। तो लिटरली इट शुड बी अ वेरी वाइज डिसीजन कि आपको क्या सीक्वेंस रखना है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल कैलकुलेटेड सर, क्योंकि आप कौन से सीक्वेंस में करोगे लिटरली इट विल डिसाइड योर कॉलेज एट द एंड ऑफ द डे कि आपने कौन से में कैसे परफॉर्म किया। क्योंकि लास्ट में आते आते सर कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, देयर मस्ट बी स्टूडेंट्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी देंगे सर, वो अगर वो सोचते हैं कि लेंथी न्यूमेरिकल्स या इकोनॉमिक्स में लेंथी न्यूमेरिकल्स को लास्ट के लिए छोड़ दें, लास्ट में सर वो टाइम नहीं मिलता कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करते हुए, मार्क करते हुए चलना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूजन में है बाद में देखने का, क्योंकि इट्स नॉट इवन गारंटेड कि आपको टाइम मिलेगा दोबारा रिव्यू करने का सब कुछ। रियान, आपने अटेम्प्ट की बात करी तो जैसे कि मेनली आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन में से 40 अटेम्प्ट करना होता है। तो ये अटेम्प्ट आपने वहीं के लिए छोड़ा, या अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि जितना साउंड करता है? कई बार स्टूडेंट्स इसको थोड़ा लीनियंटली ले लेते हैं कि अगर हमने एक इस डोमेन का एक टॉपिक छोड़ भी दिया तो क्या, एग्जाम में 4 क्वेश्चन अगर उससे आ गए तो उस चैप्टर उधर से छोड़ देंगे, 10 क्वेश्चन का ग्रेस तो है ही। तो आप इस पे थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये इसको किस तरह वाइजली यूज करें? हमें जो गोल्डन चांस मिली है अटेम्प्ट की कि 10 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? लाइक सर सीयूटी ने बहुत अच्छा किया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2 चीज़ें बहुत सीखी हैं। एक तो 10 क्वेश्चंस का आपके पास बफर है, आपके पास चॉइस है 10 क्वेश्चंस की। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्वाइट अ लार्ज क्वेश्चन, क्योंकि देखो असर्शन रीजन भी आते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि आपको उन्हें रिप्लेस कर सकते हो 10 चॉइसेस से, मतलब जो भी आपके पर्सनल डिस्क्रिप्शन है वो। तो दूसरा सर कि आप किस तरीके से चूज कर रहे हो, क्योंकि मतलब वुड यू रिपीट योर क्वेश्चन? मेरा ये पूछना था कि जैसे जो 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं चूज, तो हाँ, इसका sir, अप्रोच I got कैसा होना चाहिए? हाँ तो सर एक तो पहले तो अप्रोच आप अपना डिस्क्रिप्शन पे करेंगे ऑफ कोर्स, बट सेकंड सर 50 में से एटलीस्ट 40, मतलब एटलीस्ट नहीं मैक्सिमम 40 है, वो मैक्सिमम 40 इसलिए करने चाहिए क्योंकि सर नेगेटिव मार्किंग इज लिटरली नेग्लिजिबल। सीयूईटी ने सिर्फ नेगेटिव मार्किंग आई गेस इसलिए इंट्रोड्यूस की है बच्चे मतलब अंधे तरीके से ना, Conscious रहे। हाँ मतलब कॉन्शियसली लगाए, टिक करे, बिल्कुल ही ब्लाइंडली जय माता दी वगैरह करके एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही ना कर दे। तो क्योंकि सर नेग्लिजिबल ही है, क्योंकि 5 यू आर गेटिंग 5 मार्क्स फॉर 1 राइट आंसर एंड जस्ट 1 नेगेटिव सर। 5 क्वेश्चन में से एक सही होने के चांसेस अच्छी है अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है तो। हाँ लिटरली सर, अगर 5 क्वेश्चंस हैं, आपके 4 गलत हो गए एंड 5th सही हो गया, इट वुड सफाइस, मतलब इक्वल हो जाएगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ट्रू। तो थोड़ा सा रिस्क लेना आपके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, तो रिस्क लेने से बिल्कुल ना डरे आप। यस, इट्स टोटली वर्थ। अब बात करते हैं, अटेम्प्ट तो हो गया, आपका स्कोर भी आ गया, अब यहाँ से शुरू होती है आपका पोस्ट एग्जाम का जो एंजाइटी थी कि अब लिस्ट आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये वो, इस पे क्या कहेंगे आप? कैसा था ये फेस? सर सितंबर में एग्जाम फिनिश हो गया, बट लिटरली तो भी मतलब अब हमारा एडमिशन हुआ है 2 नवंबर से कॉलेज स्टार्ट हुआ है इन शॉर्ट। तो इतना बड़ा गैप था बीच में, उसमें पूरा प्रोसीजर CSAS का DU का लॉन्च हुआ कि मतलब किस तरीके से पोर्टल पे पूरा प्रॉपरली प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है हमें अपनी, कौन सा हम अपना किस तरीके से सेलेक्ट करना है, कोर्स प्लस कॉलेज, मतलब दोनों टू बी परफेक्ट कि किस तरीके से आप अरेंज करेंगे कि आपको पर्टिकुलर आपकी चॉइस मिल जाए। एंड आई थिंक वो भी एक बहुत वाइज, बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए। लिटरली सर वाइज प्लस हेक्टिक की पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को आप हर स्टूडेंट नहीं जानता ना सर,
कि मेरे तो सर भैया ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, तो सर लिटरली ही हैड आइडिया कि कौन सा कॉलेज किस मतलब किस रैंकिंग पे आएगा। नहीं, आपने शायद गलती कर दी, आपको यूनिमॉन्क्स के पास आना था। वी हैड क्वाइट एन आइडिया एंड आई थिंक व्यूअर्स आपको भी किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। जब आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टेजेस के अकॉर्डिंग जब आपका फॉर्म फिलिंग करने का टाइम होगा तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, जब कॉलेजेस चूज करने का टाइम होगा तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा हम पे, राइट? यस सर अनलकी अस वर एक्सपेरिमेंटल बैच, तो तब वी डिडंट हैड यूनिमॉन्क्स। इस वजह से सर हमें खुद ही रिलाई करना पड़ा अपने सोर्सेज पर, अपने ब्रदर्स वगैरह पर। तो लकी मी आई गॉट द राइट गाइडेंस कि मैंने एक राइट लिस्ट बनाई और मुझे अपने प्रिफर्ड कोर्स मिल गया, करोड़ीमल कॉलेज हिस्ट्री ऑनर्स। तो एक सवाल था अभी, जब आपने कुछ देर पहले कहा था कि कुछ आपने ऐसा किया कि अगर वो नहीं करते आप तो शायद आपको नॉर्थ कैंपस ना मिलके साउथ कैंपस मिलता। ये जो पूरी बातचीत हुई है इसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि काम करना तो है पर उसे सलीके से, तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके भी करना है। और उसके लिए चाहिए आपको कोई गाइड, कोई मेंटर, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसमें कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है, कहाँ जा रही हैं। तो वो क्या था, ये अगर आप नहीं करते तो आपने कहा था कि आपको साउथ कैंपस मिल जाता, नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता। साउथ कैंपस भी अच्छा है बट हाँ, जो विहान चाहते थे वो उन्हें नहीं मिलता। तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो आपने कहा था सब्जेक्ट्स मार्क करते हुए? हाँ सर, टू एक्सीलेंस CUT इट्स मोर अबाउट स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क सर। तो मतलब प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सोर्सेज आपके पास होने चाहिए किस तरीके से करना है। तो वो साउथ और नॉर्थ वाले से जो मैं बोल रहा था वो मैं अब आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था सर, मेरे जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे नॉर्मलाइज होकर उनमें कम हो गए थे, जिनमें कम आ रहे थे उनमें ज़्यादा हो गए थे उल्टा। मेरा एक फ्रेंड है, उसको सर लिटरली 30 मार्क्स से लॉस भी हुआ था। तो लिटरली मैंने अपने ऑप्शंस ज़्यादा रखे, मतलब स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में मैंने अपने ज़्यादा ऑप्शंस ओपन रखे। इस वजह से सर मुझे इजीली अपना नॉर्थ कॉलेज मिल गया। ओके, तो मतलब आप ये सजेस्ट करोगे कि ऑप्शंस थोड़े आप अपने वाइड रखो और उससे आपको फायदा होगा? मतलब सर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मैं अपने मिनिमम 3 भरने थे डोमेन स्पेसिफिक, जो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने गलती करी भी। अगर सिर्फ मिनिमम 3 डोमेन स्पेसिफिक भरे होते तो सर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। कोई गारंटी नहीं थी किसमें नॉर्मलाइज हो गए, कितने कम हो जाते। ये जो नॉर्मलाइजेशन सर, ये जो नॉर्मलाइजेशन का एक्सपीरियंस था जिसमें ये जो लिटरली स्टॉक मार्केट, वैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नॉर्मलाइज परसेंटाइल है जहाँ पे 14,90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, बट मैटर ये करता है कि उस दिन आपके साथ कितने लोगों ने एग्जाम दिया। इट्स बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, जैसे 15 लाख बच्चे हैं, सभी लोग एक दिन तो एग्जाम दे नहीं सकते हैं, अलग अलग दिनों पे उन्हें एग्जाम देना है। अब शुभांशु सर, अगर आपको या मुझे भी क्वेश्चन पेपर बनाना पड़े और 5 अलग दिन के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन हम बनाएं, तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी रिड्यूस होती जाएगी, कहीं टफ होंगे, कहीं ईजी होंगे। तो ये किस्मत का खेल ना रहे ज़्यादा कि कोई कहे कि मेरे टाइम पे तो ईजी आ गया, तुम्हारे टाइम पे टफ। टाइम का गैप कि स्लॉट के बीच में टाइम एग्जैक्टली हाँ, तो ये मैथमेटिकल किया गया फॉर्मूले को, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, ये जो लिटरली स्टॉक मार्केट चला है बच्चों के साथ कि कभी मार्क्स ऊपर और घट रहे हैं, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको देख के? मतलब अभी फिलहाल तो ये चल ही रहा है, हम किसी मेथड पे कुछ वो नहीं कर रहे हैं, बट एक्सपीरियंस कैसा रहा कि क्या है यार, बढ़ गए, घट गए सर इमोशनली? मिक्स्ड रिएक्शंस थे। वी हैड नो चॉइस, एक्सेप्ट तो करना ही था। खुश होके करते, दुखी होके करते, बट वी वर कंटेंटेड कि फाइनली CUT इज ओवर, वी हैव अ पर्टिकुलर स्कोर कार्ड नाउ। अब हम अपना क्लियर कट एडमिशन ले सकते हैं। तो हमने नॉर्मलाइज कोर्स एक्सेप्ट किया क्योंकि बिल्कुल मैथमेटिकल प्रोसीजर से क्लियर कट हुए हैं। दो काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस भी आए, वी डिडंट एक्सपेक्टेड, वी एक्सपेक्टेड हाँ 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट ड्रास्टिक डिफरेंसेस भी आए, बट वी एम्ब्रेस्ड इट कि इट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे इट्स इवन फॉर ऑल। इट्स इवन फॉर ऑल, सो ट्रू। सो विहान, आई थिंक ये आपकी रही बाय एंड लार्ज जर्नी। आई थिंक इट वाज वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस कि आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। हमें भी एज अ फैकल्टी जानकर कितना अच्छा लगा वो कि आपने वो परिश्रम किया, क्योंकि कई बार ऐसा हमें भी होता है, हम बच्चों से कहते रहते हैं कि परिश्रम करो, परिश्रम करो, पर जब आज हम इनके जैसा फल देखते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। हम और ज़्यादा प्राउड से कह सकते हैं कि CUET विल नॉट डिसअपॉइंट यू। only and only one condition is that you be hard working, you be smart working। आप अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़िए, ठीक है? बाकी का सारा काम आप हम पे छोड़ दीजिए, आप हम पे रिलाई कर सकते हैं। एंड आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि फाइनली आपकी रोडीमल कॉलेज में है। Yes. तो जो विहान, जिनको जो एक नेशनल डिबेटर रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो माहौल, जिस रीज़न से आपने ज्वाइन किया था कि एक्सपोजर मिलेगा, तो क्या एक्सपोजर मिल चुका है एक सेमेस्टर में? आप कॉलेज की सोसाइटीज़, कॉलेज का कल्चर थोड़ा सा बताएंगे हमें? और अमित सर को तो वैसे बहुत अच्छे से पता है, बट
आपके मुंह से हम ये ऑडियंस को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि डीयू का कल्चर एक कहते हैं कि मतलब खुद में एक कल्चर है जो इंडिया में शायद कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो इस बात से आप कितना रिलेट करते हैं? आप अपने कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज का एक्सपीरियंस बताइए, और ऑल्सो नॉर्थ कैंपस का जो थोड़ा सा अलग सा क्रेज है उसके बारे में बताइए थोड़ा, कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की क्या अलग चमक है बाकी मेट्रो स्टेशन से। सर जैसा बिल्कुल आपने कहा, हार्ड वर्क इज नेसेसरी, सक्सेस कम्स विद अ प्राइस टैग, बट इट्स टोटली वर्थ इट। मतलब लिटरली सर आप डीयू में आके सर बहुत कंटेंटेड फील कर रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं कि लिटरली जो चाहते थे, जो किया सब कुछ वो मिल गया, अचीव हो गया। तो सर अब टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, आई एम पार्ट ऑफ माई डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ किरोड़ीमल कॉलेज। एस KMC इज ऑल्सो फेमस फॉर नोन एज स्कूल ऑफ डिबेटिंग, मतलब हाँ। तो आई एम पार्ट ऑफ डेप्सॉक, आई एम पार्ट ऑफ द लेगेसी हिस्ट्री सोसाइटी। डिबेटिंग सोसाइटी, यस सर। ओके। And so I am part of Legacy, the history society of our college. Plus there are literally n number of societies in our college. Literally the I think both extracurricular plus academic. yes sir, extracurricular plus academic. For instance, sir, from singer KK to Mr. KK, from singer to Mr. Amitabh Bachchan, to literally numerous politicians as well. They are alumni of KMC only. So sir, now talking about sir कि north और south वाला जो difference था, it's not like कि south colleges अच्छे नहीं हैं, they are literally good, they had exceptionally well professors, but there was a मतलब literally a sort of pre-assumption कि north में UPSC के लिए अच्छी guidance मिल जाएगी, UPSC specific, like sir I am a UPSC aspirant, UPSC CSC, yes sir, I am a UPSC CSC aspirant। तो इस वजह से एक ये प्री-assumption बना वही है कि वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, प्रॉपर एक बेस बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरी क्लास में भी सब UPSC CSC प्रिपरेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं। So nice. कुछ आप एक बार बस लास्ट, सॉरी मैंने एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपका जो कोर्स है BA हिस्ट्री ऑनर्स, ये DU का कोर्स बहुत कुछ जो है टॉप के कोर्सेज जो हैं, जैसे इंग्लिश ऑनर्स हो गया, क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, ये भी कितना फेमस है। तो आप तो जैसे BA हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें कि कितना फेमस कोर्स है DU का। तो क्या कैसे वो एग्जाम मतलब सिलेबस क्या आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है वहाँ पर BA हिस्ट्री ऑनर्स करते हुए? So though I got 100 marks in pol science in my board examination, but Point to be noted. no, I am got 100 marks. नहीं, I am not mentioning that precisely. मतलब I am mentioning कि I got 95 in history, to be frank. Okay. But it was my second lowest. But टॉपर, ओके या। but even then I opted for history because I had a greater interest in history only, क्योंकि सर मतलब I like learning history, sir. Like it's literally like my passion. I would like to go into archaeology if I do not go into UPSC CSC, sir. So sir, basically history में sir we have 3 our core subjects, and as the new education policy is introduced, we have the other optional subjects as well. So there are total 7 subjects, or 3 of them are basically of history only. History of India 1, history of USA, social formation. That's nice. Thank you. Yes sir. तो अच्छा है। मैं वैसे एक्चुअली मैं सुन रहा था ये तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, क्योंकि मैंने खुद भी हिस्ट्री ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इट्स नाइस एंड विहान वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हम इंटरव्यू को अब ख़त्म कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन्होंने बात की, कुछ लेक्चर्स लेते हुए, या कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कोई ऊपर कश्मीर के पास हिमाचल से भी है, कोई नीचे कन्याकुमारी से भी है, कोई गुजरात से भी है, और कोई अरुणाचल प्रदेश। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने की साथ में पढ़ाई, और वो जो एटमॉस्फेयर बनता है, चाहे वो टीचर्स के थ्रू हमें मिले या चाहे स्टूडेंट्स के डिफरेंट रीजन रिलीजनल व्यू पॉइंट्स हमें जानने को मिलते हैं, तो इट्स वर्थ अ शॉट। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 12th में जो कई बार ऐसे बायसनेस रहती थी कि कंट्री का हमारा देश बहुत बड़ा है तो उसके एक रीजन में कुछ ऐसे मार्क्स हो सकते हैं। अब तो इट्स अ मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड CUET, और वहाँ से आपको मिलेगा मौका अगर आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से रखेंगे, अपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखेंगे। कोई सजेशन अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, कोई एक या 2 बात जो आप बताना चाहें कि क्या इट्स वर्थ इट। ये तो हम समझ गए, मेरे को आपसे पूछने का मतलब नहीं है कि DU में जाना कितना अच्छा है खराब रहा, पर कोई सजेशन उस तरफ जाने के लिए, कोई 1-2 बात। CUET is all about MCQs, मतलब it's completely objectified. It's highly competitive. हाँ, it's highly competitive.
Thank you so much, Vihan. Thank you so much again. And we thank you on behalf of Unimonks for being here and giving us your precious time. And मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, बस सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो इतने टाइम का 1 साल का हार्ड वर्क था जिसकी वजह से आप यूनिवर्सिटी में आए, आई जस्ट होप एंड प्रे कि इस यूनिवर्सिटी में आप जब तक हैं उसका एक एक डे आप लर्न करें, आप एक्सप्लोर करें एंड आप अचीव करें. विद दैट नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू हियर ओनली. थैंक यू व्यूअर्स, आप हमारे साथ बने रहिए. इस तरह की और इंटरव्यूज़ और हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे. एंड प्लीज़ इस तरह की जो वीडियो है, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपने यहाँ तक देखी है कि कम है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. थैंक यू.